हाय छात्रों, किरण क्लासेस चैनल पे आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। आप सभी आइए और फटाफट जोड़िए लोगों को। आज ही हम सभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। आज किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो तो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी से एक ना एक प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम पर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने जून और मई के दिवस देख चुके हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग अप्रैल के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, 3-4 दिवस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ में महात्मा गांधी पर आने से पहले आपको मैं नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में बताऊंगा कि 2020 का नोबेल किसे दिया गया है, किस क्षेत्र का। और वो आपको थोड़ा लेंदी नाम है, वो लेंदी नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल और केवल शार्ट में याद करने की ज़रूरत है। विकल्प ऑप्शन आते ही ताकि फट से हम टिक कर जाएं। और पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको सफल होना है, परीक्षा क्वालिफाइंग करनी है तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आइए देखते हैं अप्रैल महीने का महत्वपूर्ण दिवस। तो अप्रैल की बात करें, जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाने वाला प्रश्न आपका 7 अप्रैल जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है और जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगला जो है वो 14 अप्रैल है, हालांकि बहुत कम रेयर केस में पूछा जाता है। 14 अप्रैल हम सबको पता है, अंबेडकर जी की जयंती के रूप में इसे मनाते हैं 14 अप्रैल को। अगला जो 2 दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और विरासत धरोहर की सूची में अभी तक भारत के कुल मिलाकर के 39 स्थल शामिल हुए हैं। 39 स्थल आपका मध्य प्रदेश का ओरछा है और वहीं का एक और शहर है, ये दोनों। और इससे पहले जो 38वां स्थल था वो राजस्थान का जयपुर था। तो अभी तक ज़्यादातर ये संख्या ही पूछी जाती है कि अभी तक भारत के कुल कितने विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। तो 39 स्थल अब हो चुके हैं। और शुरुआत कब हुई थी भारत की, तो 1983 में पहली बार। और 4 को अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और ऐसे ही एक और गुफा है। और इसी कड़ी में आपका आगरा का ताजमहल, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा और आगरा का ताजमहल, ये 4 स्थल जो है 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल हुए थे। अगला महत्वपूर्ण जो दिवस है वो है 22 अप्रैल, जिसे हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 अप्रैल को। तो ये आपका 4 दिवस एग्जाम की दृष्टि से जो खूब पूछा जाता है, ये आपका 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम आपसे बात करें कि जैसे ये 22 अप्रैल है ना, ऐसे 22 मार्च जल दिवस है, ऐसे ही 22 मई जाएंगे तो जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये आपका अप्रैल महीने का दिवस था। आइए अब नोबेल पुरस्कार की बात करें कि 2020 का नोबेल किसे दिया गया, किस क्षेत्र का। तो आइए बात करते हैं 2020 के नोबेल की। ये तब से 4-5 प्रश्न इस पर बन चुका है। नोबेल पुरस्कार आपको अलग से वीडियो बनाया जा चुका है नोबेल पुरस्कार का। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो आपका 1901 से हुई है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम से हुई है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और जो कि एक विस्फोटक सामग्री है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में नोबेल पुरस्कार की, तो ये केवल और केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, सिवाय अर्थशास्त्र के छोड़ करके। चूंकि अर्थशास्त्र को जो पहली बार दिया गया था वो 1969 में दिया गया था। इसके अलावा आपका भौतिकी है, चिकित्सा है, रसायन है, साहित्य है, इस क्षेत्र में आपको नोबेल पहले से ही 1901 से ही दिया जाता था। और आगे अगर हम आपसे बात करें तो ये जो
5 क्षेत्रों का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। तो फटाफट हम सीधे आते हैं 2020 के नोबेल पुरस्कार की। तो जो 2020 का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रसायन की। देखिए नाम थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसे हमें शार्ट में याद करने की जरूरत है, तो नाम याद रख लीजिएगा, कारपेंटियर और डोडुना। कारपेंटियर और डूडना को ये दिया गया है रसायन के क्षेत्र का। शार्ट में नाम याद रखिए स्मार्ट तरीके से, कारपेंटियर और डोडुना को दिया गया है। अगर हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी का किसे दिया गया है, तो भौतिकी का नोबेल जो दिया गया है वो पेनरेज है, पेनरेज घेज और गेंजल, पेनरेज घेज और गेंजल को दिया गया है। किस क्षेत्र का, भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण भैया, सबसे ज्यादा जो पूछा गया अभी तक एग्जाम में वो चिकित्सा का सबसे ज्यादा पूछा गया। चिकित्सा में 3 व्यक्ति थे। एक थे अल्टर हाउटन राइस, इन 3 लोगों को दिया गया। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि एक अल्टर व्यक्ति थे, एक हाउटन नाम के व्यक्ति थे और वो चावल खाए और उनका क्या हो गया, अल्टर हो गए, वे परेशान हो गए यानी बीमार पड़ गए। तो उनको कहाँ ले जाया गया, चिकित्सक के पास। तो अल्टर हाउटन राइस, इन तीनों को किस क्षेत्र का नोबेल दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया गया है। फिर इसके बाद में आगे अगर हम लोग बात करें साहित्य का नोबेल किसे दिया गया है, तो लुईस ग्लूक को साहित्य के क्षेत्र का, ये अमेरिका की महिला लेखिका हैं, अमेरिका की महिला लेखिका लुईस ग्लूक को, जिनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल दिया गया है। फिर इसके बाद में शांति की बात करें, ये भी खूब पूछा गया भैया। शांति का जो नोबेल दिया गया WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रोम में है, इटली के रोम में। और WFP की जो स्थापना होती है वो 1961 में होती है, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम करके हैं। और आगे अगर हम आपसे पूछें कि और किस संस्था का मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है, तो FAO खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय भी रोम में है। और लास्ट में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है अरसास की बात करें तो अरसास का जो नोबेल दिया गया है वो मिलग्रॉम और विल्सन को दिया गया है। और ये मिलग्रॉम जो हैं ये भारतीय मूल के हैं, ये दूसरे भारतीय हैं जिनको अरसास के क्षेत्र का नोबेल दिया गया। इससे पहले कौन थे, 1998 में दिया गया था कल्याणकारी अरसास के लिए डॉक्टर अमर्त्य सेन को। तो ये आपका 2020 का नोबेल पुरस्कार है। रसायन के क्षेत्र में कारपेंटियर और डोडुना है, भौतिकी के क्षेत्र में पेनरेज घेज और गेंजल हैं, चिकित्सा के क्षेत्र का अल्टर हाउटन राइस हैं, साहित्य के क्षेत्र का लुईस ग्लूक और शांति के क्षेत्र का WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय रोम में और इसकी स्थापना 1961 में होती है। अरसास का जो दिया गया है वो मिलग्रॉम और विल्सन को दिया गया है। तो आइए, ये तो आपका करंट था। अब चलते हैं जो मेन टॉपिक था हम लोगों का, महात्मा गांधी की तरफ, उसी तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप इंतजार मत करिए, आप परिश्रम करिए और लग जाइए। चलिए आगे देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो महात्मा गांधी भी एक अपने सामान्य अध्ययन काल में, यानी जिस समय वो छात्रावस्था में थे
वो भी एक सामान्य बालक ही थे, वो बहुत मेधावी छात्र नहीं थे। हम लोगों ने इनके बारे में सुना हो कि एक बार ये 5th क्लास में जब ये पढ़ रहे थे तो इंस्पेक्टर साहब आए थे, मतलब विद्यालय निरीक्षक साहब आए थे, और एक वर्ड इनको बोला गया था और सभी लोगों ने सही लिखा था, पड़ोसी ने इनके सही लिखा था, लेकिन इन्होंने गलत लिखा था, लेकिन इन्होंने चीटिंग नहीं की। तो नकल कभी करनी भी नहीं चाहिए इस तरीके से, क्योंकि अगर आप नकल करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने प्रति ही कुठाराघात करते हैं। कभी कभी होता है कि कोचिंग क्लासेस में टेस्ट देते रहते हैं तो एक दूसरे से नकल करके नंबर अपना दिखाने के लिए, ये सब करने की ज़रूरत नहीं होती। आप मेहनत करिए, आप मेहनत ही आपकी रंग लाई। आइए महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो जो एग्जाम में प्रश्न बनते हैं इन पर केवल उन्हीं मुद्दों पर ही चर्चा होगी। जैसे इनका जो जन्म हुआ था, अगर इनके जन्म की बात करें, इनका जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और जान लीजिए, हालांकि इस पर प्रश्न नहीं बनता लेकिन कम से कम जानना जरूरी है, इनके पिता जो थे वो मोहनदास इनके पिता थे। और इनकी माता की बात करें तो माता इनकी पुतली बाई इनकी माता थी। और इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी जो थी वो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। और इनके 4 पुत्र थे, मणिलाल, हीरालाल, देवदास और रामदास करके इनके 4 पुत्र हुए थे। और आगे अगर हम लोग बात करें, जब इन्होंने भारत में शिक्षा प्राप्त कर ली तो ये बैरिस्टर यानी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए। यानी कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये 1888 में इंग्लैंड गए थे। 1888 में बैरिस्टर जिसे कहा जाता है, कानून की पढ़ाई के लिए। और ये 1891 में ये कानून की पढ़ाई करके इंग्लैंड से भारत आए। कब आए? 1891 में। फिर इसके बाद में यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत तो चल ही रही थी, हम सबको पता है। फिर इसके बाद में जब ये भारत आए तो ये 1893 में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए ये गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में अब्दुल्ला नामक व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए ये गए। फिर इसके बाद में जब ये दक्षिण अफ्रीका गए तो उसके बाद वहाँ पर इन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की थी। और ये की कहाँ था भैया? डरबन में। फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में, और ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, डरबन में उन्होंने की थी। एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी वहां पर सत्याग्रह कब चलाया था? यानी पहला आंदोलन गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रथम आंदोलन, यानी अगर प्रथम आंदोलन गांधी जी की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका में चला था। और चला कब था? 1906 में। 1906 में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में पहला आंदोलन चला था। जैसे गांधी जी सबसे ज़्यादा जो अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के जो पुजारी थे, सत्यता का इनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, इन्होंने हरिश्चंद्र नाटक देखा था। और धार्मिक जीवन का जो प्रभाव पड़ा था इनके ऊपर, इन्होंने ये गीता पुस्तक से सबसे ज़्यादा ये प्रभावित हुए थे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे इन्होंने
और ये किया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की थी और ये फार्म स्थापित हुआ था 1910 में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना इन्होंने कब की थी? 1910 में। और कहाँ की थी? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में की थी। फिर इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रभावित किसके हुए थे? तो लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय से दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और ध्यान रखिएगा, लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक कई बार पूछी गई है। इनकी पुस्तक लिख लीजिएगा, वार एंड पीस। वार एंड पीस ये लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक थी। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुए थे? लियो टॉलस्टॉय से। फिर इसके बाद में एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? लिख लीजिएगा, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन खूब पूछा जाता है भैया ये प्रश्न। दक्षिण अफ्रीका में गांधी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। ये अपने भारत में नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में इसका संपादन होता था। 1900 किस वर्ष है भैया ये? 1903 में ही इसका प्रकाशन हुआ था। हालांकि सन नहीं जरूरी है, इंडियन ओपिनियन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। अब इनकी 3-4 पत्रिका है, यहीं फटाफट लिख लीजिए। जैसे पूछता है हरिजन, हरिजन और यंग इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, नवजीवन और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज। और एक आप जानते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, ये आपका नीचे। तो इसका पूछ लेता है कि इसका संपादन किसमें होता था? तो ये तो इनकी पुस्तक थी, हिंद स्वराज पुस्तक है। सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग, सत्य के प्रति मेरा प्रयोग और हिंद स्वराज, ये दो इनकी पुस्तक थी। नवजीवन ये गुजराती भाषा में बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से गांधी जी की कौन सी पत्रिका थी जो गुजराती भाषा में संपादित होती थी? तो वो नवजीवन है। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में और हरिजन हिंदी भाषा में इसका संपादन होता था। तो ये गांधी जी की इतनी पत्रिका है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहीं से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखा जाए कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए, और लौट के कब आए? 1915 में। 1915 में गांधी जी भारत लौट के आए और इसी समय इनको कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। कैसरे हिंद की उपाधि इनको दी गई क्योंकि इसी समय जब ये गांधी जी भारत आए थे तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से ही प्रारंभ हुआ था और इन्होंने बिना भारतीयों से पूछे भारतीय सेना को अंग्रेजी के समर्थन में समर्थित कर दिया। और यही कारण है कि इनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है अंग्रेजों द्वारा। तो कैसरे हिंद की उपाधि इनको दी गई। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। और जिस समय 1916 का कांग्रेस अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी समय हुआ क्या था कि बिहार से राजकुमार शुक्ला जी आकर के गांधी जी से बताए, और उस समय नील विद्रोह वाली कंडीशन चल रही थी। तो चूंकि नील की खेती करना, जितने भी किसान के पास भूमि थी उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य हो चुका था और इसी से किसान त्रस्त हो चुके थे।
चूँकि नील की खेती ऐसी खेती होती थी कि उसके बाद वो भूमि जो होती वो अनफर्टाइल हो जाती थी, अनउपजाऊ हो जाती थी। तो 1916 में जब राजकुमार शुक्ला जी आकर के बताए तो गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया था। चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया था और ये सफल भी हुआ। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने, किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद में 1918 में 15 मार्च 1918 को इन्होंने अहमदाबाद मजदूर मिल का समर्थन किया था। अहमदाबाद मजदूर मिल, मजदूर आंदोलन कह सकते हैं, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 15 मार्च 1918 को। इसमें क्या था कि जो मिल मालिक थे वो जो वेतन बढ़ाना चाहते थे 20% और जो मजदूर थे वो 50% बढ़वाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी के समर्थन से 35% पे सहमति बनी वेतन में वृद्धि पे। और यही कारण है कि गांधी जी इसी आंदोलन में, अहमदाबाद मजदूर मिल्स आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल पर गए थे। फिर इसके बाद में गांधी जी द्वारा दूसरा आंदोलन चलाया गया था 22 मार्च 1918 को, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन चलाया गया था इनके द्वारा। फिर इसके बाद में होता क्या है कि खेड़ा आंदोलन में किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी और इनसे लगान वसूला जा रहा था, और गांधी जी, विट्ठल भाई पटेल और कई लोग के सहयोग से ये आंदोलन सफल रहा और अपनी लगान को अंग्रेजों ने वापस लिया। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखते हैं। फिर उसके बाद में इन्हीं समय में ही रौलट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को, जिसे काला कानून कहा गया। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इसी सब के खिलाफ फिर इसी बीच में, चूँकि जो काला कानून आया था, आपको अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा, और इसमें पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को पकड़ लिया गया था, यानी गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं को छुड़ाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन होता है, और उसी समय जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। हजारों की संख्या में